तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑडिटिंग अंडर जीएसटी। सो ऑडिटिंग का जो डेफिनेशन है जीएसटी 2017 लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 के सबसेक्शन 13 के अंदर में दिया गया है। वहाँ पे ऑडिटिंग को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। पहला पार्ट है ऑडिटिंग बेस्ड ऑन टर्नओवर, मतलब कि आप एनुअली कितना अर्न कर रहे हो उसके बेस्ड में आपके ऑडिटिंग होती है। दूसरा होता है नॉर्मल ऑडिटिंग या जनरल ऑडिटिंग। तीसरा होता है स्पेशल ऑडिटिंग। लेकिन जब आप इसे बुकिश लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आपके बुक के लैंग्वेज में इसे 3 अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया गया हुआ है। पहला मैंडेटरी ऑडिटिंग, दूसरा डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग और तीसरा स्पेशल ऑडिटिंग। तो जो जीएसटी के कॉमन पैरेलल्स कंप्लाइंस के अंदर में ऑडिटिंग का डेफिनेशन है, हम उसे देखेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही जो आपके बुक में दिया हुआ है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो जीएसटी आप पढ़ रहे हो, जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग जो टर्म्स आप यूज़ कर रहे हो और आपके जो बुक में दिया है, दोनों में क्या वेरिएशन है, क्या डिफरेंस है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर में आज पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। ये पार्ट 8 है यूनिट 4 का, और इसमें हम ऑडिटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑडिटिंग को हम कवर करने वाले हैं, ये वाला पार्ट। और ऑडिटिंग का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के अंदर में दिया हुआ है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13 के अंतर्गत में। तो CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13 के अंदर में ऑडिटिंग का डेफिनेशन है। साथ में यहाँ पे सेक्शन 65 को बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझाया गया हुआ है, क्योंकि सेक्शन 65 में ही डिपार्टमेंटल या जैसे आप स्पेशल ऑडिट डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग के बारे में सेक्शन 65 के ही अंतर्गत में समझाया गया हुआ है, जिसको कि आप जनरल ऑडिट के नाम से भी जानते हो या नॉर्मल ऑडिट के नाम से भी जानते हो। आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ क्लियर करूँगी कि आपके बुक में, मतलब जो यूनिट वाइज की अगर मैं बात करूँ तो आपके बुक में ये लिखा होगा मैंडेटरी, डिपार्टमेंटल, स्पेशल ऑडिट लिखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग बात करोगे ना, तो वहाँ पे जो ऑडिटिंग का कैटेगराइजेशन क्या है, वो टर्नओवर बेस्ड, नॉर्मल ऑडिट या जनरल ऑडिट, मतलब चाहे नॉर्मल ऑडिट बोल लो या जनरल ऑडिट बोल लो, और स्पेशल ऑडिट, ये 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। इसी चीज़ का नाम थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि देखो जीएसटी में काफ़ी रिफॉर्म्स होते रहते हैं, संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। तो ये अमेंडमेंट होकर के ये जो नाम है ना, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंडेटरी ऑडिटिंग को ही टर्नओवर बेस्ड ऑडिटिंग बोलते हैं, डिपार्टमेंटल को ही नॉर्मल ऑडिट या जनरल ऑडिट बोलते हैं, स्पेशल ऑडिट को स्पेशल ऑडिट ही बोलते हैं। इसको हम आगे वापस से और क्लियर थोड़ा सा समझेंगे। सो गाइस, वेस्ट नहीं करते हैं आपका टाइम, फटाक से हम जंप करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज हम ये कवर करने वाले हैं ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, टाइप्स, बिल्कुल मैंडेटरी, डिपार्टमेंटल, स्पेशल ऑडिट ये कवर करने वाले हैं। सो गाइस देखो, ऑडिटिंग का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑडिटिंग को हिंदी में बोलते हैं जाँच पड़ताल करना। जांच पड़ताल किसकी होती है, अगर हम बिज़नेस की बात करें, क्योंकि हमने पूरा अभी तक जितना भी यूनिट पढ़ा वो यही पढ़ा कि एक व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, उसने खुद को जीएसटी में रजिस्टर किया हुआ है और वो सेल कर रहा है सामान, और जीएसटी के पोर्टल पे जाकर के वो लॉगिन कर रहा है, सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो जीएसटी के ही पैरेलल्स में पढ़ी, जीएसटी के रेफरेंस में पढ़ी। तो अब आप जीएसटी के ही रेफरेंस में समझो कि जांच पड़ताल करने का मतलब क्या होता है। अब आपने सालाना जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उनके रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको साल के अंत में रिटर्न फाइल करना होता है। तो डॉक्यूमेंट्स का जितना भी मेंटेनेंस होता है वो टैक्सेबल पर्सन को करना होता है। सारा डॉक्यूमेंट्स एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मेंटेन करता है। और ऑडिटिंग में क्या होता है कि जो ऑडिटिंग ऑफिसर होता है, या जब आप जाकर के जीएसटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हो, आईटीसी क्लेम करते हो, बाकी और चीज़ों के लिए आप जीएसटी पोर्टल पे जाकर के गवर्नमेंट की छूट का इस्तेमाल करते हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, उनका यूज़ इन किन प्रकार कैसे भी करके यूज़ कर रहे हो, तो आप जो इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हो अपने बिज़नेस से रिलेटेड, उनकी जांच और पड़ताल होती है। वेरीफाई किया जाता है कि ये सही है या ये गलत है, आपने टर्नओवर कितना किया हुआ है, आपने कितने टैक्स पे किए हुए हैं, आपने कोई रिफ़ंड क्लेम किया है कि नहीं किया है, आईटीसी क्लेम पिछले साल कितना था, इस साल कितने किया हुआ है, सारा कुछ, ये सारा चीज़ आपका ऑडिटिंग के अंदर में एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है। तो जो ऑडिटर होता है, जो कि ऑडिटिंग की रिपोर्ट बनाता है, उसका काम ही यही होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करे, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे और जांच और पड़ताल करे। देखिए, ज़रूरत पड़ने पे जो जीएसटी के अथॉरिटी होते हैं या जीएसटी के ऑफिसर्स होते हैं, वो आपके बिज़नेस प्लेस पे आकर के, स्थान पे आकर के, जिस भी जगह पे आपका बिज़नेस चल रहा है वहाँ पे आकर के आपका पूरा
बिज़नेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वो गैदर कर सकते हैं, वो आपको डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें अपने रिकॉर्ड्स दिखाओ, हमें अपनी डिटेल्स शो करो। तो उन सब चीज़ों को सही समय पे पेश करने के लिए आपके खुद के पास में आपका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो ऑडिटिंग इसीलिए ज़रूरी होती है। ये तो एक कॉमन सा मैंने आपको डेफिनेशन समझाया कि जांच और पड़ताल के तहत आपको सारे रिकॉर्ड्स, सारे चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो ऑडिटिंग में ये देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि जो आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं वो कितना करेक्ट है, उसमें कुछ फ्रॉड्यूलेंट तो नहीं है, क्योंकि फ्रॉड्यूलेंट अगर है तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और उसकी अलग प्रक्रिया होगी। तो इसका जो ऑडिटिंग का मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि वेरीफाई करना आपका जो सालाना टर्नओवर है, जो आपने टैक्सेस पे किए हुए हैं, रिफ़ंड क्लेम किए हैं, आईटीसी आपने जो अवेल की हुई है, या जीएसटी के प्रोविज़न के अंदर में आपने किसी और कंप्लायंस का इस्तेमाल किया हुआ है, तो उन सारी चीज़ों का जांच और पड़ताल होता है। ये तो आपको डेफिनेशन हिंदी में मैंने समझा दी। वही सेम चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है, इसे आप ज़रा देख लीजिएगा। इसको मैं रीड नहीं करूँगी, आप इसे रीड कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, थ्रेशहोल्ड ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग की अपनी एक लिमिट होती है। जैसे कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को जिसका टर्नओवर उनके फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग। तो जिनका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, उन्हें अपना ऑडिटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से या एक कॉस्ट अकाउंटेंट के माध्यम से कराना पड़ता है। ये मैं आपको पहले शॉर्ट में समझा देती हूँ, फिर मैं इसको आगे डिटेल में कैटेगराइज वाइज समझाऊंगी। पहले शॉर्ट में आप समझ लो, ताकि एग्जामिनेशन में अगर आपसे शॉर्ट में पूछे तो आप इसको लिख सको। तो हर एक टैक्सेबल पर्सन जिनकी टर्नओवर लिमिट जो है वो 2 करोड़ है, या हर एक व्यक्ति जिनका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, और अपना पूरा जीएसटी के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब लिमिट को देखते हुए उन्हें अपने डिटेल्स को, अपने अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। अब इसमें उनको क्या करना होता है, उनको कुछ 2-3 चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि उनको GSTR 9, ये आपका फॉर्म नंबर है, इसको ये फुलफ़िल करना पड़ता है। साल के जो लास्ट डेट होता है ना, 31 दिसंबर, जब उन्हें फाइल करना होता है, तो उन्हें एनुअल रिटर्न जो कि वो GSTR 9 फॉर्म, देखिए ये एक फॉर्म नंबर है, इस फॉर्म नंबर को, मतलब इस नंबर का वो फॉर्म फिलअप करते हैं, और फिलअप करके वो 31 दिसंबर तक वो फाइल करते हैं और अपना रिटर्न वो फाइल करते हैं इस फॉर्म को फिलअप करके। फिर उसके बाद में उनके पास में एक ऑडिटेड कॉपी होती है, और एनुअल जो अकाउंट होता है उसका रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना पड़ता है। साथ में उनका रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जो कि रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो कि GSTR 9C के अंदर में ये भरते हैं। इसमें क्या होता है, रिकंसाइलिंग द वैल्यू सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनल स्टेटमेंट। मतलब कि जो भी वो पूरे साल में सप्लाई किए रहते हैं, तो वो पूरा डिक्लेयर करते हैं कि हमने साल भर में इतनी सप्लाई की हुई है, हमको इतना रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, सारी चीज़ें और पार्टिकुलर्स की डिटेल्स के साथ में वो GSTR 9 ये फॉर्म नंबर है, ये GST के पोर्टल पे जाते हैं, और उसके बाद में वहाँ पे ये फॉर्म प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद इसे हाथ से फिलअप करते हैं, उसके बाद फ़ोटो खींचते हैं, भेजते हैं, अपने पास में एक हार्ड कॉपी रखते हैं। मेरे ख्याल से तो अब सारा कुछ ये ऑनलाइन पूरा प्रक्रिया हो गया है, तो ये अभी हार्ड कॉपी रखते हैं या नहीं रखते हैं वो सवाल नहीं है। जो पॉइंट इसमें ये है कि GSTR जो 9 ये फॉर्म है, ये फिलअप करके ये पूरा ये शेयर करते हैं डिटेल्स के साथ में। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि 2 करोड़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ये जो है इसको देख लेते हैं कि ये जो है ये क्या रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये बात यहाँ पे लिखी है। फॉर बिजनेस विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 5 करोड़, फाइलिंग ऑफ GSTR 9C, देखो ये 9C फॉर्म है, जो यहाँ पे मैंने 9 लिखा है, यहाँ पे C होगा, ये पूरा फॉर्म का ये पूरा नंबर है। फॉर फिनेंशियल ईयर 2018-19 हैज़ बीन वेव्ड ऑफ। अब देखिए 2018-19 में क्या हुआ था कि जिनका फाइनेंशियल टर्नओवर 5 करोड़ से कम था, ऐसे बिजनेस जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम था, उनके लिए फाइलिंग ऑफ GST, मतलब ये फॉर्म जो फिलअप किया जाता है ये वेव ऑफ कर दिया गया था, मतलब छूट दिया गया था, माफ़ कर दिया गया था। ऐसा कुछ 2018-19 में हुआ था। तो ये कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मिली थी ऑनलाइन, जिसे मैंने आपके साथ में ये शेयर कर दिया। सो गाइज़, इतना आपको समझ में आ गया कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। ये एक शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया।
अब इसको थोड़ा सा डिटेल में फटाफट समझते हैं। ये एक डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13 CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत में ऑडिटिंग की दी हुई है। मतलब जो GST लॉ कहता है, GST कहता है कि ऑडिटिंग मतलब एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो आपके पास में रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए हैं उनका एग्जामिनेशन हम करेंगे, या रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हो उनका हम जो है उनका एग्जामिन करेंगे, उनकी पड़ताल करेंगे, या और अदर जो डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कौन जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है जो मेंटेन कर रहा है, हम उसे क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। क्यों एग्जामिन करेंगे? ताकि हमें वेरीफाई कर सकें कि कितना करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कितना करेक्ट आप टैक्स पे कर रहे हो, और आप जो टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हो वो सही है कि नहीं सही है। आप जो भी ITC क्लेम कर रहे हो, जो भी टैक्स पेयर, मतलब कि आप जो भी ITC क्लेम कर रहे हो वो कितना सही है, कितना गलत है। तो क्योंकि GST लॉ का अपना कंप्लायंस है, अपना प्रोविज़न है, तो हमारे प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आप अपना डिटेल, अपना अकाउंट कितनी शुद्धता के साथ में, कितनी करेक्टनेस के साथ में मेंटेन कर रहे हो। क्यों ये किया जाता है? क्योंकि चोरी होने से बचें, ताकि आप ज़्यादा ITC क्लेम ना कर सकें, ताकि आप प्रॉपर टैक्स पे करें। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो इनकम होता है वो 5 करोड़ का एनुअल टर्नओवर होता है। अगर आपका अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स डिटेल में देखा जाए तो हमें ये पता पड़ता है कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ है या ज़्यादा है, लेकिन जो आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ है या मेंटेन किया हुआ है उसमें आपने 1 करोड़ लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? ताकि आप बाकी और टैक्स पे करने की चीज़ों से छूट जाएं, बच जाएं। टैक्स इवेजन किया हुआ है जैसा कि लोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ही ऑडिटर किनकी तरफ से नियुक्त किए जाते हैं? जो GST के अथॉरिटी ऑफिसर होते हैं, या कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, या GST की तरफ से रजिस्टर्ड और अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है कि आप फले आदमी के पास में जाओ, मतलब XYZ कोई भी फला आदमी के पास में जाओ और उनका ये डिटेल चेक करो। वो कभी भी आपके पास में आकर के कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पूछ सकती है। तो इसीलिए देखिए, इन सारी चीज़ों से बचने का भी अपना एक तरीका है, एक सही तरीका है जिनको आप अपना के बच सकते हो, और दूसरा चोरी का तो है ही। अगर आप चोरी करते हो तो आपके लिए पेनल्टी खड़ी है। तो ये समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है। अब इसमें देखिए कि एक चीज़ आपके सामने आया होगा कि GSTR 9C ये फॉर्म क्या है एक्चुअली में। ये थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको पता रहे कि जो फॉर्म हम फिलअप कर रहे हैं साल के आखिरी में, मतलब फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में जो हम ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये आखिर में है क्या, ये फॉर्म के अंदर में क्या है। तो हर एक रजिस्टर्ड जो पर्सन होता है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब कि मिला हुआ टर्नओवर, सारा पूरा ओवरऑल जो टर्नओवर है वो फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे हर एक व्यक्ति को अपना जो अकाउंट है वो ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35, मतलब सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35 ऑफ CGST एक्ट, मतलब कहता है ये एक्ट कहता है, मतलब कि एक्ट कौन सा एक्ट? सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35 ऑफ CGST एक्ट 2017 ये कहता है कि भाई अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि आपको अपना अकाउंट एक ऑडिटर से और एक स्पेसिफाइड ऑडिटर से क्या करना है, ऑडिट कराना है, अकाउंट मेंटेन करना है। अब उसकी एक कॉपी आपको तैयार करनी होगी। आपने अपना ऑडिट जो है वो करा लिया, अब उसकी आप एक कॉपी ऑडिट कराओ एनुअल अकाउंट की, और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कराओ, उसको आप सर्टिफाई करो और उसको एक फॉर्म में पूरा फिलअप करो, और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे रिकॉर्ड्स को आप इस फॉर्म में, मतलब किस फॉर्म में, GSTR 9C इस फॉर्म में आप फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करके क्या करो, आप उनको GST के पोर्टल पे आप उनको सेव करो, या GST के पोर्टल पे फॉरवर्ड करो, या आप अपना रिटर्न फाइल करो। तो ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है एनुअल रिटर्न के लिए। किन के लिए? जिनका सालाना जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, एक्सीड्स। अब इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं कि इस GSTR 9C फॉर्म के अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला तो ये होता है कि आपको आपका ग्रॉस टर्नओवर दिखाना होता है। ग्रॉस टर्नओवर में आप क्या दिखाओगे? जो टैक्सेबल अमाउंट है वो दिखाओगे, और नॉन टैक्सेबल टर्नओवर दोनों दिखाओगे। मतलब जिस पे आप टैक्स दे रहे हो आपको वो भी मेंशन करना है, और जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया है आपको वो भी मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये मेंशन करना है, तब आप हमसे कुछ छुपा नहीं सकते हो।
अगर आप हमसे छुपाते हो क्योंकि तो फिर हम आपके प्लेस पे आकर के सारी चीज़ें खुद से इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें वैसे भी पता चल जानी है। तो बेटर ये है कि आपका जो भी टैक्सेबल है और नॉन टैक्सेबल टर्नओवर है वो आप हमसे सारा कुछ बताओ, ताकि हम ये डिसाइड करेंगे ना कि आपका जो लिमिट है वो 2 करोड़ का है कि नहीं है। आपने बोल दिया कि आपका लिमिट 1 करोड़ का है लेकिन आपकी 3 करोड़ की लिमिट है, तो हम ये कैसे पता करेंगे? हम आपके टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल टर्नओवर के साथ में कैलकुलेट करेंगे। हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो ये पूरा टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल टर्नओवर का पूरा लेखा जोखा ऑडिटिंग करेंगे, करेक्टनेस देखेंगे, शुद्धता देखेंगे कि कोई फ्रॉडुलेंट है कि नहीं है। फिर आप टैक्सेबल टर्नओवर बताओगे, ठीक है। ग्रॉस टर्नओवर के साथ पहले तो आप क्या बताओगे? ग्रॉस टर्नओवर बताओगे, फिर टैक्सेबल टर्नओवर बताओगे, फिर कोई टैक्स लायबिलिटी है या पेमेंट है, रेट वाइज पूरा बताना है आपको। देखिए इसमें मेंशन किया है बहुत क्लियरली, रेट वाइज सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर आप ये बताओगे कि आपने आईटीसी क्लेम वगैरह कुछ किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट आपने कुछ किया है। अब आईटीसी क्या है ये आपको गाइज़ ये देख लेना, अगर आपने आईटीसी वाला वीडियो नहीं देखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना आईटीसी क्या होता है, कि आपने इसे अवेल किया है कि नहीं किया है। तो जीएसटी R9C ये फॉर्म है, इस फॉर्म में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। इसमें कुछ और भी पार्टिकुलर्स होते हैं, जैसे कंपनी का नाम, बिज़नेस, कितने लोग हैं, उसका प्लेस क्या है, और किस किस तरीके का आप सेलिंग करते हो, और सेलिंग के दौरान क्या क्या आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो सारे और चीज़ों के साथ में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूरी रहती हैं किस फॉर्म में? जीएसटी R9C। ये क्या है फॉर्म? ये जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, तो आप यहाँ पे ये फाइल करते हो। अब देखिए ये कुछ टाइप्स हैं, ये टाइप्स आपके बुक में दिया हुआ है मैंडेटरी ऑडिटिंग के नाम से, दूसरा है डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग, स्पेशल ऑडिटिंग। लेकिन अगर आप जीएसटी एक्ट 2017 कंप्लायंस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ने जाओगे, मतलब जो लॉ बना है, तो वहाँ पे टर्नओवर बेस्ड ऑडिटिंग है। टर्नओवर बेस्ड ऑडिटिंग एक तरीके से मैंडेटरी ऑडिटिंग है, तो आप चाहे टर्नओवर बेस्ड ऑडिट बोल लो या आप मैंडेटरी ऑडिट बोलो, एक ही बात है। दूसरा है नॉर्मल ऑडिट या जनरल ऑडिट आप बोल सकते हो। आपके बुक में ये डिपार्टमेंटल ऑडिट के नाम से है। फिर तीसरा है स्पेशल ऑडिट। अब देखिए क्या है, ये किन के द्वारा, ये तो टाइप हो गया, ये परफॉर्म कौन करता है और ये शुरू कब होता है। मतलब कि ये मैंडेटरी ऑडिट कब आप करोगे, मैंडेटरी ऑडिट वाले कैटेगरी में आप हो कि नहीं हो, आप डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग की कैटेगरी में हो या आप स्पेशल ऑडिट की कैटेगरी में हो, ये कैसे पता चलेगा? तो वही चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई। परफॉर्म्ड बाय का मतलब जो मैंडेटरी ऑडिटिंग होता है ये टर्नओवर बेस्ड भी होता है। टर्नओवर बेस्ड का मतलब कि आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया आपका टर्नओवर होना चाहिए 2 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है करना। अब आप इसको मैंडेटरी बोल लो या आप इसको टर्नओवर बेस्ड बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है, अलग टर्म है लेकिन मतलब एक ही है जीएसटी के पैरेलल्स में। तो अगर आपका जो ऑडिटिंग है वो अगर 2 करोड़ के ऊपर है तो टैक्स पेयर को अकाउंट एंड रिकॉर्ड अपना ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक। अब ये कौन करेगा? क्योंकि भाई आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी कंपनी बड़ी है, तो आपकी कंपनी बड़ी है तो आप सीए रखो या कॉस्ट अकाउंटेंट रखो। आपका जो टैक्स पेयर है, मतलब जो टैक्स पेयर होता है उसको सीए को अपॉइंट करना पड़ता है या कॉस्ट अकाउंटेंट को जो है अपॉइंट करना पड़ता है और वो आपकी ऑडिटिंग करता है। अब डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग क्या है? डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग को एक नॉर्मल ऑडिटिंग भी बोलते हैं या जनरल ऑडिटिंग भी बोलते हैं। ये क्या है कि ये जो कमिश्नर होता है, मतलब कि जीएसटी के जो अथॉरिटी वाले होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी सेंट्रल जीएसटी के जो अथॉरिटी वाले हैं, वो आपको नोटिस देते हैं 15 दिन पहले कि भाई हम आपके इस प्लेस पे आ रहे हैं और या आना चाहते हैं, या आप हमें बाई पोस्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से जो जीएसटी का जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है या ऑफिसर पर्सन होता है वो ये बोलता है, या जो कमिश्नर होता है वो ये कहता है कि हम वो नोटिस पहले जारी करता है 15 दिन पहले, मिनिमम 15 दिन का टाइम देते हैं वो लोग कि हम आ करके ये आपके यहाँ पे ऑडिटिंग करने वाले हैं या करना चाहते हैं। तो ये नोटिस दे करके ये चीज़ की जाती है। इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग या नॉर्मल ऑडिटिंग या जनरल ऑडिटिंग बोलते हैं। इसको कौन करता है? कमिश्नर करता है, सीजीएसटी या एसजीएसटी का। मतलब कि या तो सीजीएसटी एसजीएसटी करेंगे या तो दोनों ही कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं या इंडिविजुअल पे भी, मतलब वो आपका केंद्र से भी आ सकता है, राज्य से भी आ सकता है, या इनके अलावा कोई अगर ऑफिसर है वो ऑथराइज्ड पार्टी है, मतलब ऑथराइज्ड उसको किया है किसी सीजीएसटी या एसजीएसटी के कमिश्नर ने, तो वो भी आपके प्लेस पे आकर के, आपके बिज़नेस पे आकर के आपको 15 दिन पहले नोटिस दे करके या 30 दिन पहले नोटिस दे करके, देखो मिनिमम तो 15 डेज़ का नोटिस देना ही होता है उनको, मिनिमम 15 डेज़ का, मैक्सिमम वो आपको 1 महीने का भी दे सकते हैं। तो 15 डेज़ का प्रायर नोटिस वो देते हैं, 15 डेज़ ही, लेकिन आप याद रखना, और उसके बाद में वो ऑडिटिंग करते हैं।
तीसरा होता है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट को बुक में भी आपके स्पेशल ऑडिट करके ही लिखा है और जीएसटी के कंप्लायंस में, जीएसटी के लॉ में भी उसको स्पेशल ऑडिटिंग के नाम से जानते हैं। ये कब होता है कि ये डिप्यूटी या जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो प्रायर अप्रूवल लेता है कमिश्नर से, लेने के बाद में स्पेशल ऑडिटिंग की जाती है कुछ स्पेशल केसेस में। ठीक, अब इसको कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है कि वो व्यक्ति करेगा जो कि कमिश्नर के थ्रू नॉमिनेटेड होगा। कमिश्नर माने कि कौन कमिश्नर? जो जीएसटी का कमिश्नर होगा। तो सीए करेगा, ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, लेकिन वो ही करते हैं जो कि कमिश्नर के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये स्पेशल ऑडिटिंग कुछ स्पेशल केसेस में होते हैं, जब कोई बहुत बड़ी फ्रॉड होती है या कोई बहुत बड़ा पैसा लेकर के भाग जाता है, ऐसा कि जैसा कि अभी हाल ही में आप देखो कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस अभी चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास में कितनी संपत्ति है, कितना खर्च हुआ, कितना सालाना नहीं खर्च हुआ, सारा कुछ ऑडिटिंग, सारे जो उसके मैनेजर से पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पेशल ऑडिटिंग के अंतर्गत में आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा केस बहुत अलग सा केस है। ये डिपार्टमेंटल या मैंडेटरी ऑडिटिंग के अंदर में इनका केस नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए थोड़ा सा रिलेट करके समझाया। अब देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 2 करोड़ के ऊपर में स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का जो डेफिनेशन है, मतलब एक्सप्लेनेशन है, वो यहाँ मैंने नीचे लिखा है। देखो इसमें क्या है कि मैंडेटरी ऑडिटिंग के अंदर में है कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें क्या करना है, अपना ऑडिटिंग, अपना रिकॉर्ड जो है वो ऑडिट कराना पड़ता है, मतलब अपने अकाउंट्स और अपने रिकॉर्ड को ऑडिट कराना पड़ता है। अब ये स्टार क्या बोलता है कि ऐसे बिजनेस फॉर बिजनेस विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 5 करोड़ फाइलिंग ऑफ GSTR 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इज़ वेव्ड ऑफ। मतलब कि जिनका फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का था, उनका जो GSTR 9C ये जो फॉर्म में फिलअप किया जाता है वेव ऑफ कर दिया गया था, मतलब वापस कर दिया गया था, वेवर दे दिया गया था, छूट दे दिया गया था। अब GSTR 9C फॉर्म क्या है? ये यही वाला है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया ये वाला चीज़ कि आपको पता रहेगा तो आप रिलेट कर पाओगे कि GSTR 9C क्या है। इसको पॉज करके एक बार रीड कर लेना। अब देखो मैंडेटरी ऑडिटिंग, ये तो समझ में आ गया आपको कि क्या है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। थोड़ा सा मैंने इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि एग्जामिनेशन में अगर ऑडिटिंग से रिलेटेड आपको सवाल पूछ ले कि ऑडिटिंग क्या है, किस तरीके से की जाती है, थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो आप लिख सको, तो आपके पास लिखने के लिए मटेरियल रहे, इस वजह से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो जीएसटी के अंदर में एनुअल रिटर्न जिनका 2 करोड़ से ऊपर है उनको GSTR 9C फॉर्म यहाँ पे C होगा, ठीक है, ये फिलअप करना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। साथ में सेक्शन 35 बोलता है GST एक्ट 2017 का कि हर एक वो पर्सन जिसका जो 2 करोड़ से ज़्यादा है उसको अपना फाइनेंशियल ईयर में उसको ऑडिटिंग करना पड़ेगा और एनुअल अकाउंट और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C फॉर्म में ये पूरा शो करना होगा, अपने फाइल को अटैच करना होगा और तभी वो GST को अपना पूरा प्रोसेस कर सकता है, मतलब कि रिटर्न वगैरह वो फाइल कर सकता है। तो ये मैंडेटरी है, इसको आप मैंडेटरी बोल लो, चाहे आप इसको बेस्ड ऑन टर्नओवर बोल लो, क्योंकि इसमें 2 करोड़ बार बार इस टर्म पे जोर दिया जा रहा है, 2 करोड़, इसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा देख लो डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग क्या है। डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग के बारे में सेक्शन 65 में बोला गया है। देखो ये बोला गया है मैंडेटरी ऑडिटिंग के बारे में सेक्शन 35 के अंतर्गत में, कंफ्यूज मत होना। मैंडेटरी ऑडिट के बारे में सेक्शन 35, 3 और 5, ठीक है। डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग के बारे में सेक्शन 65 में बोला गया हुआ है। और ऑडिटिंग का जो डेफिनेशन है वो किस में दिया है? ऑडिटिंग का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 13 के अंदर में है। इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 13 में। अब देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। 3 में से 1 गया 2, तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 13 के अंदर में 13 ऐसे याद हो जाएगा कि 3 में से 1 गया 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा पहले और माइनस करना है तो यहाँ पे आ गया, ऐसे याद कर लेना। कुछ कुछ ट्रिक्स अपने आप से माइंड यूज़ करके कर लेना यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये सारी चीज़ें। देखो सेक्शन नहीं याद होता तो छोड़ देना, मत लिखना, सेक्शन गलत मत लिख के आना, नहीं आता तो छोड़ देना, सेक्शन मत डालना, सिर्फ GST एक्ट 2017 डाल देना, इतना डाल देना। सब सेक्शन और सब सेक्शन नहीं याद उसके चक्कर में मत पड़ना, डाल दिया तो अच्छी बात है, नहीं डाला तो गलत मत डालना, ठीक है। अब देखो क्या है, डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग क्या बोलता है कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय ग्रुप ऑफ GST ऑफिशियल्स। जैसा कि मैंने बताया कि GST के ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग ये करते हैं, या जो टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो इस चीज़ को करते हैं। कहाँ पे करते हैं? एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे पर्टिकुलर इंसान का, टैक्सेबल पर्सन का जो बिज़नेस है। अब जो SSC है, मतलब कि जो कर को पे कर रहा है, ठीक है, कर को जो पे करने वाला कर रहा है उसको 15 दिन पहले
नोटिस मिलती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, आपके साथ कांड होने वाला है, ठीक है। तो आपके साथ कांड होने वाला है, आप तैयार हो। कांड का मतलब ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर आपके पास में आने वाले हैं और आप जो है अपनी चीज़ों को तैयार रखो। किन चीज़ों को तैयार रखो, अब देखो वो मैं बताऊंगी आगे कि किन चीज़ों को तैयार रखो, लेकिन उसके पहले देख लो इसमें कि जो ये ऑडिटिंग का पूरा पीरियड है वो 3 महीना मैक्सिमम, जिस दिन उन्होंने नोटिस जारी की हुई है, मतलब 15 दिन उन्होंने, जैसे कि सपोज़ करो कि अगर आज 1 अगस्त है, सपोज़ करो आज वैसे 1 अगस्त है नहीं, आज आपका 24 अगस्त है, आज मंडे है, तो अगर आज 1 अगस्त है तो 1 अगस्त से मतलब कि मैंने नोटिस जारी कर दिया कि भाई मैं आपके प्लेस पे आने वाली हूँ और ये चीज़ें करने वाली हूँ, तो 15 अगस्त मतलब 15 दिन पहले, मतलब 15 तारीख को आऊँगी या 16 तारीख को आऊँगी, 15 दिन मेरा जो तारीख है वो 15 को पूरा होगा, मैं 16 को आऊँगी। तो आप क्या करोगे कि जिस दिन से मेरा ये मैंने आपको नोटिस जारी किया हुआ है, मतलब 1 तारीख से, तो 1 तारीख से अगले जो 3 मंथ होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखा हुआ है, तब तक 3 महीने तक ही मैक्सिमम मैं आपकी जांच पड़ताल कर सकती हूँ और 6 महीने से ज़्यादा मैं आपको खींच नहीं सकती हूँ। तो देखो इसमें लिखा हुआ है द ऑडिट विल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, क्योंकि डेट ऑफ कमेंसमेंट माने कि अगर आज 1 अगस्त है तो आज से शुरू हो गया, ऑफ द ऑडिट विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर पीरियड, जो कि फर्दर पीरियड के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन 6 महीने से ऊपर नहीं, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, मतलब कि मैं अगले 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकती हूँ। मतलब अगस्त में मैंने स्टार्ट किया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कर सकती हूँ, वो तो मैंडेटरी है, मतलब कि 3 महीने के अंदर सितंबर के अगस्त सितंबर अक्टूबर के लास्ट तक मुझे कंप्लीट कर लेना है। इन केस अगर नहीं हो पाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो मैं नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक मैं उसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो 6 महीने के ऊपर मैं नहीं जा सकती हूँ, नॉट मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। कुछ ऐसे खास सिचुएशन में 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, बट 6 महीने से ज़्यादा नहीं। ये समझ में आ गया। अब जब मैंने बोला है कि भाई आपके साथ कांड होने वाला है 15 दिन बाद, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो मेंटेन करने होंगे, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब चलो ये डॉक्यूमेंट्स के पहले थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। डिपार्टमेंटल वही कंटिन्यूएशन है, मतलब ये पीछे वाला ही कंटिन्यूएशन है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट the authorized officer may require registered person to afford him the necessary facility to verify the books of account, मतलब कि जिस पूरा ऑडिटिंग का जो पीरियड रहेगा उस टाइम ऑथराइज्ड पर्सन, सपोज़ मैं ऑथराइज्ड पर्सन हूँ और मैं एक्स पर्सन के घर पे गई, या सपोज़ करो मैं एक नाम दे राम को मैंने बोला कि 15 मैं आपके घर पे आने वाली हूँ, आपके बिज़नेस प्लेस पे आने वाली हूँ, सॉरी, और वहाँ पे मैं आपका जो भी पूरा डिटेल है वो चेक करूँगी। तो आप राम जो है वो क्या करेंगे, वो मुझे हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, वो मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर बताएंगे, दिखाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेंगे जो कि मुझे ज़रूर लगेंगे, मैं उनसे मांगूंगी, वो सारी चीज़ें वो मुझे असिस्ट करेंगे पूरा टाइमली, ताकि मेरा ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाए, मतलब 3 मंथ्स के अंदर में कंप्लीट हो जाए। वो सारी चीज़ें वो मुझे शेयर करेंगे। कई बार राम जैसे लोग, बहुत सारे, राम एक्चुअली वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, सपोज़ करो कि कोई भी एक्स, मान लो एक्स पर्सन है, तो एक्स पर्सन जैसे जो लोग हैं वो लोग कई बार फ्रॉड्यूलेंट करते हैं या गलत तरीके से चीज़ों को करते हैं, ताकि जो टाइम है 3 महीने का वो एक्सटेंड हो जाए, 6 महीने हो जाए, 6 महीने से 1 साल हो जाए, और जो मेरे जैसे ऑडिटर हैं या ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं उनका टाइम सिर्फ लैप्स करने की कोशिश करते हैं, मतलब एग्जॉस्ट करते हैं टाइम। तो ये क्या चीज़ें हैं, तो ये आपको समझ में आ गया कि उनका क्या करना है टाइमली, ताकि मेरी ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाए, तो उनको पूरा मुझे असिस्टेंस करना होगा, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे शेयर करने होंगे। अब आगे क्या है, ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट द प्रॉपर ऑफिसर विल विद इन 30 days इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन हुज रिकॉर्ड आर ऑडिटेड अबाउट द फाइंडिंग्स, हिज राइट एंड ऑब्लिगेशंस एंड द रीज़न फॉर सच फाइंडिंग्स। अब सपोज करो ऑडिटिंग हो गई, मतलब मैंने आपसे जो मांगा आपने मुझे वो सारी चीज़ें दे दी, ऑडिटिंग हो गई, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि भाई आप रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है एक्स, कि आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑडिट हो चुके हैं, आपकी रिकॉर्ड में ये फाइंडिंग्स आई हुई हैं, आपके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, आपको इतना टैक्स पे करना है या इतना टैक्स आपको और पे करना चाहिए, या आपसे मैं कोई सवाल पूछना है तो वो मैं सवाल जवाब आपसे करूँगी, उसके सवाल जवाब आपको मुझे देने होंगे,
ठीक है। अगर आपने देखो वही जो भी मैं बोलने वाली हूँ जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर डिटेक्शन करते टाइम मुझे ये चीज़ लगा कि कोई चीज़ है जो टैक्स आपने कम पे किया है या नहीं पे किया हुआ है, या आपने रिफ़ंड ज़्यादा ले लिया हुआ है, या आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC आपने गलत तरीके से अवेल कर लिया हुआ, इस्तेमाल कर लिया हुआ है, तो मैं उसके खिलाफ़ एक्शन भी ले सकती हूँ। आपको बताऊँगी 30 दिन बाद, ऑडिटिंग कंप्लीट होने के 30 दिन के बाद में मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगी कि भाई हमने ये फाइंडिंग की हुई है और हमें नोटिस जारी करके मैं आपको बताऊंगी, और फॉर्मल तरीके से मैं आपसे बात करूंगी एक्स पर्सन से, और मैं उनको बताऊंगी कि आपने इस तरीके की चीज़ें की हुई हैं, सही और गलत सारी चीज़ें, सारा चीज़ मैं शेयर करूंगी। अगर आप अपना टैक्स अच्छे से पे कर रहे हो टर्नओवर के अकॉर्डिंग, आपने कुछ झूठ नहीं बोला है, तो केस वहीं रफा दफा हो गया। अगर नहीं तो आगे एक्शन लिया जाएगा। अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? आगे जो एक्शन लिया जाएगा ना वो इसके बाद वाला आपका टॉपिक है GST पेनल्टी और ई-वे बिल, उसमें डिस्कशन करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अब देखो मेन इस पे आते हैं टॉपिक पे। तो ये सारी चीज़ें होगी डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग के बारे में। अब जो आपको मुझे देना है, क्या क्या चीज़ें देनी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। जब SEC नोटिस पा गया, मतलब जब एक्स पर्सन नोटिस पा गया कि भाई अब मेरे साथ होने वाला है, अच्छे से मेरी क्लास लगने वाली है, तो आप क्या करोगे कि आपको ऑडिटिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको 15 दिन का टाइम इसीलिए दिया है ताकि आप खुद को तैयार कर लो। कैसे तैयार करोगे? जो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लोगे, सारे रिकॉर्ड्स तैयार कर लोगे। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या? विद सिग्नेचर, जो भी आपका सिग्नेचर है आपके बिजनेस के साथ में, सेल्फ अटेस्टेड मतलब सेल्फ माने खुद से, अटेस्ट किया गया मतलब जोड़ा गया, या मतलब उसको वेरीफाई किया गया हुआ, सेल्फ वेरीफाइड बोल लो या सेल्फ अटेस्टेड बोल लो। आपका जो डिजिटल सिग्नेचर होता है या ओरिजिनल सिग्नेचर होता है, आप उससे वेरीफाई करोगे। उसके बाद रिटर्न फॉर्म सारे आप तैयार कर लोगे। रिटर्न फॉर्म्स माने क्या? जो आप रिटर्न फाइल करते हो साल के अंत में, जो भी आप साल के अंत में रिटर्न फाइल करते हो, तो फॉर्म आप फिलअप करते हो प्रॉपर, और उस फॉर्म में आप क्या क्या चीज़ें फिलअप करते हो वो मैंने आपको यहाँ पीछे दिखाया। उस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें फिलअप होती हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों के अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉर्म आप फिलअप करते हो। तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्म हैं। कौन से फॉर्म हैं? फॉर्म के नाम क्या हैं? GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 3B, GSTR 9 एंड GSTR 9C। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे GSTR 9 अलग है, GSTR 9C अलग है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो GSTR 9 फॉर्म अलग नंबर है, ये GSTR 9C फॉर्म अलग है। तो जो आपकी ऑडिटिंग हो रही है, जो हम आज पढ़ रहे हैं पूरा, ये GSTR 9C के अंतर्गत में आता है, ठीक है। और जो डेफिनेशन आपने पढ़ा था, कौन सा डेफिनेशन? यहाँ पे मैंडेटरी ऑडिट वाला, ये GSTR 9 के अंदर में है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मेरे से 9C कहीं लिख गया है तो प्लीज़ उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक जगह और मेरे से 9C हो गया था। देखो यहाँ पे तो 9C है, ठीक है, यहाँ पे 9C ही रहेगा, यहाँ पे भी 9C रहेगा। जहाँ पे 9C है वहाँ पे 9C ही रखना, और जहाँ पे 9 है वहाँ पे 9 रखना, क्योंकि GST का ये आपका कई सारे फॉर्म है। देखो यहाँ पे GSTR 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 ही रहेगा। यहाँ पे 9C है तो ये 9C रहेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। इसमें आप ये देख लें कि ये फॉर्म के इतने सारे फॉर्म होते हैं, 1, 2A, 3B, 9 और 9C। तो ये आपको तैयार करना होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी जो GST के हैं ये आपको तैयार करना होगा। एनुअल रिपोर्ट जो भी है, कॉपीज़, उनकी कॉपीज़ एनुअल रिपोर्ट की तैयार रखनी होगी। डायरेक्टर्स और इंडिविजुअल हैं अगर, ऑडिटिंग रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी होगी। पूरा ये सारा इन्फॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस तैयार रखना होगा। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ये तैयार रखना पड़ेगा। कुछ आपने बैंक्स को सबमिट किया है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सबमिट किया है तो ये कॉस्ट ऑडिटिंग ये आपकी होनी चाहिए। टैक्स ऑडिट और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ये आपको अपनी प्रिपेयर करनी है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है या कैश लेजर है तो ये प्रिपेयर करना है। एब्स्ट्रैक्ट है, कोई आउटपुट सर्विस आपने इनवॉइस क्रिएट किया हुआ है, इनपुट सर्विस के इनवॉइस क्रिएट किए हुए हैं तो वो भी करना है। वर्क ऑर्डर कोई आपने फ्यूचर के लिए लिया हुआ है, परचेज ऑर्डर लिया हुआ है, एग्रीमेंट कुछ किए हैं तो ये सब। फिल्ड अप फॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय GST मैनुअल एंड कॉपी ऑफ लास्ट जर्नल, मतलब ये सारे आपको करने होंगे। ये समझ में आ गया ना आपको?
ये सारी चीज़ें आपको करनी। एग्जामिनेशन में अगर आप 5-6 पॉइंट भी लिख दोगे ना तो मोर देन इनफ है। ऑडिटिंग से एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में 100% आएगा। और करके ही पूछेगा, मतलब और करके कुछ एक सवाल कर दिया और करके दूसरा सवाल कर दिया, ठीक है, 2 सवाल करते हैं ना, 2 में से आपको एक सवाल का जवाब देना होता है, तो एक सवाल पक्का आपको ऑडिटिंग करेगा। और ऑडिटिंग से अच्छा एक्सप्लेनेशन आप किसी और क्वेश्चन में नहीं कर सकते हो। तो ऑडिटिंग अगर सवाल पूछता है ना तो ये सारी चीज़ें लिख देना, पक्का लिख देना, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप छोड़ दो। अगर इसको छोड़ दोगे तो फिर लिखोगे क्या, ठीक है, इसको लिख लेना। स्पेशल ऑडिटिंग क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें कॉस्ट अकाउंटेंट जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं कमिश्नर के द्वारा, और वो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि स्पेशल केसेस में डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर बोलते हैं कि आप जाकर के ऑडिटिंग करो। ये बिग लेवल पे जब स्कैम होता है या एप्रीहेंशंस होते हैं, किसी चीज़ को छुपाया जाता है, या ये चीज़ पता चलती है कि जो एसएससी है, मतलब जो कर निर्धारण करने वाला, मतलब कर को जो देने वाला व्यक्ति है या जो टैक्सेबल पर्सन है, वो इनकरेक्ट तरीके से चीज़ों को छुपा रहा है या आईटीसी को गलत तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा है या इनएप्रोप्रिएट तरीके से चीज़ों को कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सस्पेक्टेड पर्सन होता है, ऐसे सिचुएशन में सस्पेक्टेड टैक्सेबल जो पर्सन होता है उसके अगेंस्ट में स्पेशल ऑडिट को रखा जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि स्पेशल ऑडिट किस कंडीशन में होता है, किस सिचुएशन में होता है। बड़े स्कैम्स की कंडीशन में ये जनरली चीज़ें होती हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जब कोई स्पेशल ऑडिटिंग करता है ना तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑफिसर होता है उसको अलग से एक फॉर्म पूरा भरना होता है। कौन सा फॉर्म भरना होता है? ये फॉर्म है GST ADT03। ये आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। अब इसमें क्या है कि ऑफिसर ऑर्डर अ स्पेशल ऑडिट Form GST ADT03 and the taxpayer should audit the account after or before the commencement of any scrutiny, inquiry or investigation। एक ऑफिसर बोलता है स्पेशल ऑडिट के अंतर्गत में एक फॉर्म फिलअप करता है, उस फॉर्म का जो नंबर है वो ADT03 GST ADT03, ये फॉर्म वो फिलअप करता है और टैक्स पेयर को बोलता है कि भाई हम आपका ऑडिट करने वाले हैं, आपका कन्विंसमेंट होने वाला है और आपकी स्क्रूटनी होती है, इंक्वायरी होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। GST ऑफिसर बोलता है, क्या बोलता है, GST ऑफिसर को सेलेक्ट करना होता है एक अच्छे CA को या एक अच्छे CMA को, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उसको सेलेक्ट करना होता है ताकि जो कि अच्छे से ऑडिटिंग कर सके, और टैक्स पेयर को कोऑपरेट करना होता है ऑडिटर के साथ में ताकि उसका ऑडिटिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए। स्पेशल ऑडिट का जो केस होता है ये एक स्पेशल फॉर्म के तहत किया जाता है, मतलब हर एक ऑडिटिंग का अपना एक फॉर्म होता है। जैसे आपने यहाँ पीछे पढ़ा कि हम डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग करते हैं, किस फॉर्म के अंतर्गत में, किस फॉर्म को फिलअप करते हैं, ऑडिटिंग हम किस फॉर्म के अंतर्गत में करते हैं, GSTR 9C के अंतर में करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो स्पेशल ऑडिटिंग की जाती है वो इस फॉर्म के अंतर्गत में की जाती है। अब इसमें क्या है कि ऑडिटिंग अगर कंप्लीट हो गई अच्छे से तो जो CA है और CMA है उसको सबमिट करनी पड़ती है फाइंडिंग्स को। हर एक चीज़ के होने के बाद में उसका कंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो फाइंडिंग्स होती हैं वो फॉर्म ADT04 के अंतर्गत में वो अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करते हैं। जो स्पेशल ऑडिटिंग होती है वो क्या होता है कि जो ऑडिटर करता है वो 90 डेज़ के अंदर में वो कंक्लूजन उनको देना होता है, क्योंकि स्पेशल ऑडिट है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नॉर्मल ऑडिटिंग में कितना दिन लगता है? 30 दिन, लेकिन स्पेशल ऑडिटिंग में कितना लगता है? 90 दिन। 90 दिनों के अंतर्गत में उन्हें कंक्लूड करना पड़ता है। रेयर केस में ये जो 90 दिन का समय है वो कमिश्नर बढ़ा सकता है, अगर CA या CMA जो है एप्लीकेशन दे तो उस सिचुएशन में 90 दिनों से ऊपर बढ़ाया जा सकता है। तो ऑडिटिंग का जो कंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है, जो टैक्स पेयर is provided with an opportunity to be heard in respect of any material gathered in special audit which is proposed to be used in any proceeding against the taxpayer। अब इसमें जो स्पेशल ऑडिट होती है तो हर लॉ सामने वाले को 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका ज़रूर देती है। तो उसी प्रकार से जो टैक्स पेयर हैं उनका जब ऑडिटिंग किया जाता है स्पेशल ऑडिट के अंतर्गत में तो उन्हें बताया जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई आपके खिलाफ़ ये प्रोसीडिंग होने वाली है या ये चीज़ें होने की संभावनाएं हैं,
आप अपना टैक्स या तो पे कर दो या आप हमारे साथ में कोऑपरेट करो, या जो भी अगर उन्होंने सब कुछ अच्छा किया है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल उनके खिलाफ़ गैदर हुआ है, ऐसी चीज़ें उनके खिलाफ़ पाई गई हुई हैं जो कि उनके खिलाफ़ हैं, अगेंस्ट में हैं, उनको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, तो उनको एक हियरिंग दी जाती है, उनको एक अपॉर्चुनिटी, अवसर दिया जाता है कि आप उन चीज़ों को करेक्ट कर लो, ठीक कर लो। तो ये हो गया स्पेशल ऑडिटिंग का पूरा प्रक्रिया। मैं आशा करती हूँ गाइस कि आपको आज का वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और क्योंकि इससे ईज़ी तरीके से तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाया जा सकता है। वीडियो नहीं समझ में आया तो वापस एक बार देख लेना, कोई मन में सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ लेना। इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो आप, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, लिंक पे क्लिक करके चैनल पे चले जाना, वहाँ पे और भी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको भी देख लेना। इसके बाद आपका 2 टॉपिक है। टॉपिक तो देखने में छोटा है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेनाल्टी वाला टॉपिक है और ई वे बिल वाला टॉपिक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो लोग कांड करते हैं, मतलब जो लोग चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं, उनके लिए जीएसटी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग क्या पेनल्टीज़ रखी हुई हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो मैंने आपको इतनी बड़ी राम कथा बताई है, मैं चाहती तो इसको बड़े छोटे से मैं उड़ा के समझा देती, लेकिन ये आपने अगर पूरा क्लिप देख लिया, वीडियो देख लिया, तो आपको ये कभी नहीं भूलने वाला है जीएसटी का क्या तरीका है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या है। उड़ा के बताऊँगी तो आप इस वीडियो के अलावा इसको और अच्छे से समझने के लिए और दूसरे का वीडियो देखोगे, या और दूसरे सर से समझोगे, मैम से समझोगे, या कहीं और जाओगे, बुक को पढ़ोगे, बाकी सारी चीज़ें करोगे, उसके बाद भी आपको क्लियर नहीं होगा। तो ये देखा तो क्लियर हो गया, और आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए भी अच्छा कंटेंट मिल गया है। यहाँ से आप बहुत सारे कंटेंट को उठा सकते हो, एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, कहीं से कुछ गलत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारे पॉइंट्स एक एक चीज़ें वैलिड हैं। सेक्शन नहीं याद है तो सेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, जो याद है वही लिखना। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो बोलना, मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूँगी। अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।